नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। ठीक है, तो कंप्लीट मॉडर्न पीरियड हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। ओके, और मैं बता दूं कि ये जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, सारे एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का अपकमिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी स्टेट पीएससी हो, चाहे बीपीएससी 71वां बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कुछ भी हो। ठीक है, और सीडीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एनडीए दे रहे हैं, तो इन सारे एग्जाम के लिए ये वैलिड है। और भी जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन, सीजीएल जीडी से लेकर सीजीएल तक, ठीक है, सबके लिए वैलिड क्लास रहेगी, तो कोई दिक्कत बात नहीं। इवन अगर आप आपका यूपीएससी का प्री है इस साल 2025 का, तब भी आप ये क्लास कर सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। ये बहुत डेप्थ में नहीं होगी क्योंकि यूपीएससी हमारा टारगेट नहीं है, हम इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, इन एग्जाम्स को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके रिलेवेंसी में ये क्लास होगी। यूपीएससी के लिए रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको यूपीएससी के लिए नहीं रहेगा क्लास। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी इसके पहले की क्लास, लास्ट क्लास जो हुई थी, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म पे हुई थी। ठीक है, ये उसका थंबनेल है, आपको ये क्लास मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारी पैरेलली हिस्ट्री की प्रैक्टिस बैच चल रही है, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन कराया है, जिसमें हमने 125 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। ये 125 क्वेश्चन सारे के सारे पीवाईक्यू है लास्ट 30 इयर्स के। ठीक है, लास्ट 30 ईयर के पीवाईक्यू है ये। और इसमें आपको सारे एग्जामिनेशन, चाहे जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आरएएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, ठीक है, वेस्ट बंगाल का पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, जेके पीएससी हो गया, सॉरी जेके पीएससी और आपका जेपीएससी। ठीक है, इन सब सारे जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन है, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, ओके, और एनडीए, सीडीएस, इन सारे एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस आईवीसी से आज तक बने हैं, वो सब क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक चैप्टर की करेंगे। अभी एक चैप्टर आया है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास से। और आज हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम एम्पायर बोलते हैं, ये आपको मैप से ही दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ये मैप स्टार्टिंग में लगा दिया है। इतना बड़ा एक एम्पायर आपको सामने दिख रहा है कि इतना जो पूरा एरिया है वो अंडर मौर्यास था। ठीक है, तो जब भी इतना एक बहुत बड़ा किंगडम किसी पर्टिकुलर किंग के अंदर होता है, तो उसको हम एम्पायर बोलते हैं, ना कि किंगडम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं तो ये पूरा पाटलिपुत्र, वेस्ट बंगाल का पूरा एरिया जो है, वहां से लेकर ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान, सिंध तक का एरिया मौर्यस के अंदर में आता था। ठीक है, और अगर ऊपर से बात करते हैं तो यहाँ पे तक्षशिला से लेकर अगर आप देखोगे तो नीचे का केरला, कर्नाटका का, थोड़ा केरला और तमिलनाडु का रीजन छोड़ दे तो पूरा का पूरा मौर्य के अंदर आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलिए। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं चाणक्य की। देखो, यहाँ पे मैं आपको कोई कहानी बताने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा काम है आपको एग्जामिनेशन के रेडी करना, और मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरी कहानी आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, या मैं एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, ये फाउंडेशन बैच मैंने रखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चाणक्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चाणक्य के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक जो किताब है वो चाणक्य की किताब है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऋषि चनक जो है, उन्होंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रखा था, इनके पिता का नाम ऋषि चनक था। कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनके दो और नाम है। ओके, कौटिल्य भी बोलते हैं इनको, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, पुराणों में इनको द्विजार सभा यानी सुपीरियर ब्राह्मण बोला जाता है। ओके, अर्थशास्त्र इनकी रचना है। संस्कृत ट्रीटी और ऑन स्टेट क्राफ्ट, अर्थशास्त्र जो है वो स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करता है, पॉलिटी के बारे में बात करता है, इकोनॉमी के बारे में बात करता है, और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन देता है। ठीक है, और इसी में ही, इसी अर्थशास्त्र में सप्तांग सिस्टम ऑफ स्टेट के बारे में मेंशन किया गया, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पूरी पिक्चर उठाई। ठीक है, सप्तांग सिस्टम में चाणक्य ये बोलते हैं कि सप्तांग में बेसिकली एक स्टेट जो होता है उसके 7 अंग होते हैं। देयर आर 7 अंगास ऑफ अ स्टेट, 7 अंगास ऑफ अ स्टेट। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? इसमें स्वामी आता है जो किंग होता है, अमात्य आता है जिसको हम मिनिस्टर बोलते हैं, सिटी आता है जिसको हम जनपद बोलते हैं, फोर्ट आता है जिसको हम दुर्ग बोलते हैं, ट्रेजरी आता है जिसको कोष बोलते हैं, पनिशमेंट आता है जिसको दंड बोलते हैं, और एलाइज आता है जिसको हम मित्र बोलते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर सकते हो। याद कैसे करोगे? देखो, कभी भी हम बात करते हैं हमारे मुख्य अंग कौन से हैं, अगर हम मान लो किंग है, हम अपने आप को किंग कंसिडर कर लें, तो हमारे लाइफ में एक फ्रेंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो एक तो फ्रेंड हमेशा रहना चाहिए ताकि आप कभी सैड ना रहे, फ्रेंड आपको खुश रखता है। ठीक है, एक फ्रेंड होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास एक फ्रेंड है, उसके साथ साथ एक आपका
अमात्य यानी मिनिस्टर, यानी कि आपका एडवाइजर भी होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो आपको एडवाइस करे, तो मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है। दो हो गए। उसके बाद किंग हो गए, तो किंग कहाँ के किंग हो आप, कहाँ के, तो एक सिटी भी होनी चाहिए, एक सिटी जहां के आप किंग हो, तो सिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, जिसको जनपद बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किंग हो और आपकी एक सिटी है, तो सिटी में आपका एक फोर्ट भी होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, तो ये दुर्ग हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो सिटी है, फोर्ट है, आपका फ्रेंड है, आपका मिनिस्टर है, तो उसको सिटी को चलाने के लिए पैसे भी लगेंगे, तो वो कहां से आएंगे, ट्रेजरी से आएंगे, ठीक है, ट्रेजरी से आएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रेजरी है और सिटी है, तो सिटी में चोरी चकारी तो होगी, उसके लिए पनिशमेंट भी होना चाहिए, तो पनिशमेंट, ठीक है। तो ये 7 अंग चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में मेंशन करते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो ये पीरियड के बारे में जब हम बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि 322 से लेकर, ठीक है, 185 बीसी तक ये कंप्लीट मॉडर्न एम्पायर जो है एग्जिस्ट करता था। इसमें सारे के सारे किंग आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि आखिरकार इसके सोर्सेस क्या है, कहां से हमें पता चलता है कि मौर्य एम्पायर जैसा कोई चीज हुआ करता था और मौर्य एम्पायर में ये राजा हुआ करते थे, इनके सोर्सेस क्या है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सोर्स जो हम बात करते हैं वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अब देखो यहाँ पे, अब आप सोचोगे कि सर ये तो लूसेंट का मैंने उठाया हुआ है, तो मैं लूसेंट पढ़ा, लूसेंट की बात नहीं है। यहाँ मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। लूसेंट में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में इतना पूछता ही नहीं एग्जाम में, तो क्यों क्यों पढ़ना है, समझ में आ रहा है, ये बात है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, वो हमारा पहला सोर्स होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। अब मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट क्राफ्ट वगैरह के बारे में ये बातें करता है, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ना है ये सब चीज, पहले ही पढ़ लिया, क्यों पढ़ना दोबारा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करके पढ़ाई करनी है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं तो मेगास्थनीज का इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज बेसिकली क्या था, ये एक एम्बेसडर था, कौन था, ये एक एम्बेसडर हुआ करता था, ठीक है। इसका एम्बेसडर था ये सेलेकस निकेटर का, सेलेकस निकेटर नाम के एक व्यक्ति थे, उनका ये एम्बेसडर था, ओके। और ये चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में रहता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज आया, तो इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका क्या है, इंडिका इसकी रचना है, यानी कि इसकी किताब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिका बोलते हैं, ठीक है, इंडिका, क्लियर है। अब इंडिका क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है हम पढ़ेंगे आगे, अभी उसको नहीं रीड करना है, ठीक है। तो ऐसे हम पार करते हैं, पूरा जो लूसेंट है वो नहीं पढ़ना होता है, समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखोगे एक और किताब का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसा। ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि मैच कर लीजिए, यानी यहां लिख दिया इंडिका, यहां लिख दिया अर्थशास्त्र, यहां लिख दिया मुद्रा राक्षस, ठीक है। और यहां बोल देगा, लिख देगा, यहां लिख देगा चाणक्य, यहां लिख देगा सपोज करो विशाखदत्त, ठीक है, और यहां लिख देगा मेगास्थनीज। अब बोलेगा मैच करो, तो मैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी सवाल दे सकता है, ठीक है, कि आप जो है किताब को उसके ऑथर से मैच, तो आपको किताब और उसका ऑथर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने हमने क्या बात की, हमने बात की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस को लिखने वाला कौन था, विशाखदत्त नाम का एक व्यक्ति था जिसने मुद्रा राक्षस को लिखा था, ठीक है, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि मौर्य एम्पायर का की कौन सी ऐसा सोर्स है जिसको गुप्ता पीरियड में लिखा गया, तो मुद्रा राक्षस को एक्चुअली में गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। और गुप्ता पीरियड कब आता है, टाइमलाइन के हिसाब से ध्यान रखिएगा, 3rd सेंचुरी एडी में आएगा गुप्ता पीरियड। हम अभी बीसी की बात कर रहे हैं, 3rd सेंचुरी, ये 3rd सेंचुरी एडी, यानी कि 600 साल के बाद ये पीरियड आएगा जिस टाइम पे इसको लिखा गया था मुद्रा राक्षस को, ठीक है। लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के जितने भी मतलब जो जो इन्होंने किया था, बेसिकली नंदास को ओवरथ्रो किया था, उनकी पूरी कहानी को डिस्क्राइब करता है मुद्रा राक्षस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुराणास की, ठीक है। तो पुराण आपको पता है कम से कम 108 पुराण है, ठीक है। तो पुराण में आपको मिल जाएगा क्रोनोलॉजी में सब कुछ कि मॉडर्न किंग का क्रोनोलॉजी क्या था, कि मॉडर्न किंग से पहले कौन आया, बाद में कौन आया, सब कुछ, ठीक है। तो पुराना इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये क्रोनोलॉजी देता है, बाकी कोई भी टेक्स्ट बुक हमें क्रोनोलॉजी नहीं देता है, ये हमें क्रोनोलॉजी में बातें बताता है कि लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स क्या था, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो ये तो हो गए सारे के सारे टेक्स्ट, ठीक है। ये सारे कौन से टेक्स्ट हैं, ये सारे के सारे सेक्युलर टेक्स्ट हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में सेक्युलर टेक्स्ट होता है, ठीक है, और रिलीजियस टेक्स्ट भी होता है ना। तो अभी जितने हमने पढ़े, चाहे मुद्रा राक्षस की बात करें, चाहे हम पुराना की बात करें, चाहे हम बात करें आपके
मेगास्थनीज की, इंडिका की, अर्थशास्त्र की, ये सब सेक्युलर टेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या है? ये एक रिलीजियस टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है? जाटक कथाएं हैं, जाटक टेल्स, ठीक है। जाटक कथाएं हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है मौर्य एम्पायर के बारे में, बस इतना जानना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो बुद्धिस्ट की क्रॉनिकल्स है, दो क्रॉनिकल्स का नाम ध्यान रखोगे, एक है दीपवंसा, एक है महावंसा। मैंने आपको जैनिज्म बुद्धिज्म में भी पढ़ाया था कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें क्वेश्चन पूछता यही है कि ये दीपवंसा बुद्ध को बिलोंग करता है या फिर ये जैन को बिलोंग करता है, एक क्वेश्चन यही पूछता है। तो आपको पता है ये बुद्ध को बिलोंग करता है, जैन आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? आपको इंफॉर्मेशन देगा अशोका के बारे में कि अशोक ने किस तरह से बुद्धिज्म का स्प्रेड किया, कहां पर? श्रीलंका में। ये दीपवंसा और महावंसा अशोक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अशोक से डील करते हैं कि अशोक ने किस तरह से बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, क्लियर है। उसके बाद एक और टेक्स्ट है, कौन सा? दिव्यवदना। दिव्यवदना भी आपको अशोक के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो तीन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दीपवंसा, महावंसा और दिव्यवदना, जो आपको अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। सो अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, ठीक है। जितने भी लिटरेचर मतलब लिटरेरी टेक्स्ट थे हमने पढ़ लिए, कौन कौन से थे। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में कि कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है हमें, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। एक आपको इसमें नाम ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप का, ठीक है। एक आपको एकदम घोट के पी जाना है, ठीक है इसको। जेम्स प्रिंसेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है जेम्स प्रिंसेप पे, कौन था ये? तो ये वही बंदा था जिसने पहली बार अशोका के एडिक्ट्स को डिसाइफर किया था। मतलब आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पहली बार इसने पढ़ा था, पहली बार यही व्यक्ति था इसने जो पढ़ पाया था, ठीक है। बाकी कोई पढ़ नहीं पा रहा था, उसको डिसाइफर कर लिया, समझ गया। ये पढ़ा भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे समझ गया ये, ठीक है, समझ गया। इसीलिए इसका नाम बहुत फेमस है। कब समझा? 1837 में, ठीक है। बस इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें कहाँ है कहां नहीं हम पढ़ेंगे, लोकेशन वाली जो बातें होती है, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ही ध्यान रखिएगा पूरा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का, ठीक है। फिर सोगाड़ा का कॉपर प्लेट आता है, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या है वो लोकेशन में बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। मटेरियल रीमेन की बात करते हैं तो हमने मटेरियल रीमेन में ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की पोटरी एक होती है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। वुडन पैलेस था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस हुआ करता था, जो महल था, वो वुडन था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, उससे भी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये सारी बातें आपको वहां से पता चलती है, सोर्सेज है, ठीक है। आते हैं अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स पे। तो देखिए अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, जिससे आपको क्वेश्चन भर भर के हर बार पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत वाली समस्या आपके लिए पैदा हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी अगर मैं आपको, अगर आलसी तो आप हो ही, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो मोस्टली पूछा जाता है वो आपसे पूछ लेगा ये वाला, ठीक है, जिसमें आपको धम्मा की पॉलिसी बतानी है अशोका की, जो कि है 11th रॉक एडिक्ट, ठीक है। एक 11th आपसे पूछेगा, मैं यहाँ इसको टिक कर देता हूँ, 11th पूछ लेगा आपसे, ठीक है। धम्मा पॉलिसी वाला पूछता है बहुत ज्यादा, एक कलिंग वॉर बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें और क्या है, इसमें एक आपसे सोशल वेलफेयर पूछ सकता है, ब्राह्मण्स का रिस्पेक्ट पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट यही चार पूछता है बार बार, ठीक है। मोस्टली ये दोनों पूछता है, ठीक है, ये दोनों, लेकिन आपको याद सारे करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूं इसको, जिसको आपको याद करना है। पहला क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स, ठीक है। मतलब जो पशु बलि होती है उसको नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है? पशु बलि जो होती है वो नहीं करना है, इस पे प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का काम करना है, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी है, थर्ड वाला, और कर्टसी दिखानी है रिलेटिव को, एल्डर को और एनिमल्स की तरफ, ठीक है, मतलब प्यार से रहना है, प्यार भावना दिखानी है। धम्मा महामंत्रा को अपॉइंट करना और उनकी ड्यूटीज, मतलब जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनकी ड्यूटीज क्या होगी, इनके बारे में बात करता है अशोक का पिलर, ये वाला फिफ्थ पिलर। छठा पिलर जो है वो बात करता है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की। सातवां बात करता है कि सारे रिलीजियस सेट के लिए टॉलरेंस होनी चाहिए, मतलब हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे और मानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेवेंथ वाला, ठीक है। धम्मा यात्रा का सिस्टम क्या होना चाहिए? अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, जो मीनिंगलेस सेरेमनी रिचुअल है उनको प्रोहिबिट करना, कि फालतू का बिना मतलब का जो सैक्रिफाइस हो रहा है उसको बंद कराना, ठीक है। कंक्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर,
ठीक है। एक्सप्लेनेशन धम्मा पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 11 वाला बता दिया आपको। अपील फॉर टॉलरेंस अमंग और रिलीजियस सेक्ट, अगेन यहाँ पे सेम चीज है। 13 में कलिंग वॉर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और 14 है इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ। ये 14 पिलर एडिट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसको आप कम से कम अगर 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये रट जाएंगे, ठीक है। और एक बार रट जाएंगे तो एग्जाम में अगर कोई भी पिलर एडिट पूछ देता है तो आप आराम से इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ मॉरियस, कि आखिरकार इनका ओरिजिन कैसे हुआ। देखो ओरिजिन पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारा वो काम नहीं है। हम बस ये समझेंगे कि किसने क्या बोला है, ठीक है। एक्चुअली में सवाल किस पे है? सवाल है कास्ट पे, कि आखिरकार इनकी कास्ट क्या थी, मौर्यस की कास्ट क्या थी, ठीक है। देखोगे तो मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्त जो है वो टर्म यूज करता है कुलहीना या वृषाल, यानी कि लो क्लैन के, मतलब रुद्र रुद्र सॉरी मुद्रा राक्षस जो है किताब जो है विशाख दत्त की, विशाख दत्त कहता है कि मौर्यस जो है वो लो क्लैन के थे, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस मौर्यस को अलग अलग डिफाइन देंगे। सबसे अच्छा बोलेगा बुद्ध और बाकी लोग इसको खराब बोलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा कास्ट में, ठीक है। मैं आपको एक बिल्कुल आसान सी बात बता रहा हूं, बुद्धिज्म इसको अच्छा बोलता है, अच्छे कास्ट के थे, बाकी लोग उसको बुरा बोलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। आप देखोगे कि पुराण जो है, पुराण बोलते हैं कि बुद्ध, ये जो मौर्य थे ये शूद्र थे, ठीक है। मुद्र राक्षस जो है विशाख दत्त का, वो बोलता है कि ये लोग वृषाल थे, यानी कुलहीन थे, मतलब लो क्लैन के थे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो क्लासिक जो राइटर्स थे, जैसे जस्टिन एक राइटर था जो चंद्रगुप्त को बोलता है कि वो बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का जो है, जिसको 150 एडी में मतलब खोजा गया था, इसमें कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जो ये बोलता है कि मौर्य जो है वो वैश्य, यानी कि बिजनेस जो ओरिजिन होता है, बिजनेस क्लैन जो होता है, थर्ड जो हमारा वर्ना सिस्टम का थर्ड जो था उससे बिलोंग करते हैं। तो मतलब वर्ना सिस्टम में शूद्र बोल दिया गया, वैश्य भी बोल दिया गया, लो क्लैन भी बोल दिया गया इनको, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिस्ट वर्क है वो मौर्य को बहुत ज्यादा अच्छा बोलता है। इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि मौर्य ने बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को प्रीच किया था, प्रचार प्रसार किया था, शायद इसलिए भी ऐसा मानते हैं कि ऐसा उनको बड़ा चढ़ा के बताया गया है। खैर इसके बारे में हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर एविडेंस नहीं मिलता है, तो जो भी ये बोलते हैं हम उसको मानते हैं। बुद्धिस्ट वर्क में इनको शाक्य क्षत्रिय बोला गया है, इनको क्षत्रिय क्लैन का बोला गया, क्योंकि अमूमल क्या होता था, जो किंग है वो क्षत्रिय क्लैन का ही माना जाता है, उसको हम ये मानते हैं कि वो क्षत्रिय ही है, ठीक है, ऐसा करके। बाद में आप देखेंगे कि मौर्यस को खत्म करके पुष्यमित्र सुंग आएंगे, ठीक है। एक्चुअली में पुष्यमित्र सुंग जो है ब्राह्मण है, लेकिन वो अपने आप को मतलब ऐसा क्षत्रिय शो करने की कोशिश करेंगे, बट वो ब्राह्मण है बाई जाति कास्ट, ठीक है। तो ब्राह्मण भी चाहेंगे कि हम भी कहें, हम भी राजा क्यों नहीं बन सकते, सबके मन में ये बातें आएंगी, है ना। तो उसके बाद आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू अगर आप बुद्ध की बात करते हैं, मौर्य जो है वॉज फुल ऑफ पीकॉक एंड हेंस दे कम टू बी एज मौर्यस। मौर्यस बेसिकली क्या थे, ये पीकॉक हर्डर्स थे, ऐसा भी बोला जाता है कि पीकॉक को मतलब ये घुमाते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया मौर्यस, मोरिया से मौर्यस हो गया, ठीक है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस दैट बुद्धिस्ट वे ट्राइंग टू एलिवेट द सोशल पोजीशन, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि वो उनका प्रचार करते थे, है ना, मौर्य, इसलिए। क्लियर है? तो इन कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि मौर्य जो है वो मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते हैं। मौर्य ट्राइब वो ट्राइब होती है जो बेसिकली मोर का पालन पोषण करती है, मोर घुमाती है, मोर रखती है, ठीक है। मोर मतलब पीकॉक होता है जो हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है, उसको पालती है, उसको बोलते हैं मौर्य ट्राइब, और जो कि एक लो कास्ट है, ठीक है, जो कि बहुत सर्टेनली लो कास्ट है, और उसी से मौर्यस आए हैं, ऐसा मानते हैं। क्लियर है बात? चलो आई होप ये आपका ओरिजिनेशन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एक एक करके किंग्स के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत करते हैं। 322 बीसी में से लेकर 298 बीसी तक ये क्या करेंगे, राज करेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्या होता है, चंद्रगुप्ता ने लास्ट जो नंदा रूलर थे इनको हराया, जिनका नाम था धनानंद, ठीक है, धनानंद को इन्होंने हराया। हराने के बाद क्या होता है, इन्होंने पाटलिपुत्र को ऑक्यूपाई कर लिया, पाटलिपुत्र जो कि आज प्रेजेंट डे पटना है, 322 में, ओके। और इनकी हेल्प की थी कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने, तीनों नहीं के नाम है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बाकी कौन क्या है, सेलेकस निकेटर वगैरह वगैरह बातें मैंने सब बता दिया कौन क्या था, अब उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू एक, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि एक ट्रीटी हुई थी चंद्रगुप्त और सेलेकस के बीच में, ठीक है, चंद्रगुप्त और सेलेकस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ था, जो हिंदू कुश माउंटेन्स है, हिंदू कुश माउंटेन्स जो पड़ते हैं हमारे, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो यहां पर हिंदू कुश माउंटेन्स पड़ते हैं, ठीक है।
तो ये जो माउंटेन्स है ये बाउंड्री थी उनकी स्टेट्स में, मतलब ये जो पूरी की पूरी यहाँ से अंदर का पूरा एरिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था, और बाकी जो बाहर का था वो सेल्यूकस निकेटर का। तो बेसिकली सेल्यूकस निकेटर क्या था, अलेक्जेंडर आया था उस टाइम पे, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट उस टाइम पे आया हुआ था 328 बीसी में। क्या हुआ था 328 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे मतलब इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पे आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे, और वो इंडिया में एंटर करना चाह रहा था, बट वो इंडिया में एंटर नहीं करता क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में अगर देखते हैं तो मगध का यानी बिहार के रीजन पे यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल करती थी, इसका नाम था नंदास, और नंदास अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट की प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो मतलब जो सोल्जर थे, जो मेन थे इनके आर्मी में, एक तो उनको होम सिकनेस हो रही थी, पहला रीजन ये था कि उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिया में एंटर नहीं करेंगे, और दूसरा एक रीजन था कि भारत में एंटर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नंदास के पास एलिफेंट्स थे, तो एलिफेंट्स वॉर में जब होते हैं तो बहुत ज्यादा एक पावरफुल मतलब आर्मी को शो करते हैं, और एलिफेंट से बहुत डर भी लग रहा था इनको, तो ये एंटर नहीं करते हैं और ये लौट जाते हैं यहीं से, ठीक है, और लौटते वक्त इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सेल्यूकस निकेटर इनका एम्बेसडर था, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से फिर कहानी आगे चलती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको कोर्ट में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त बाद में एक जैन बन जाते हैं, और बाद में चंद्रगिरी हिल श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है। एक बात यहाँ पे मैं और बता दूं आपको, बुद्धिज्म जैनिज्म मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ होगी, ठीक है। ये श्रवण बेलगोला नाम का जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटका में पड़ता है दोस्त, ठीक है, कर्नाटका में, ये कहां पड़ता है, कर्नाटका में, ठीक है। यहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। वो एक प्रैक्टिस करते हैं स्लो स्टार्वेशन की, जिसको हम बोलते हैं संलेखना, ठीक है, संलेखना या फिर काया कलेश बोलते हैं, जैनिज्म में एक प्रैक्टिस होती है अंडर भद्रबाहु, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन बनते हैं, और ये किसके साथ आते हैं, श्रवण बेलगोला, भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो पहली बार पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है वो यूनाइट होता है इन्हीं के टाइम पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। इस टाइम पे ट्रेड फ्लोरिश करेगा, एग्रीकल्चर रेगुलेट होगा, वेट मेजर वगैरह नॉट इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन सैनिटेशन नॉट इंपॉर्टेंट, फेमिन रिलीफ बिकेम द कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट है, फेमिन रिलीफ एक कंसर्न बन जाएगा स्टेट, ठीक है। तो पूरा चंद्रगुप्त मौर्य आपका इतना में सिमटता है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं बिंदुसार पे। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि देखिए ध्यान रखिएगा कि हर्याणक डायनेस्टी में जैसे हम बात करते हैं मगध की, तो मगध में पहले आता है हर्याणक, ठीक है, डायनेस्टी। इसमें एक राजा था जिसका नाम था बिंबिसार, इसका फाउंडर था बिंबिसार, ठीक है। तो इसमें और अगर हम बात करते हैं बिंदुसार में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, ठीक है, इसका बेटा है, ये सन है ये बिंदुसार, ठीक है, बिंदु, ध्यान रखिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, क्लियर है यहां तक। तो बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य 298 में बिंदुसार आएगा और 273 में बिंदुसार खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी है, इसके बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम जब बात करते हैं अमित्र घात की, किसको अमित्र घात बोलते हैं, स्लेयर ऑफ फोर्स, तो वो बिंदुसार है। एक क्वेश्चन तो श्योर पूछेगा इसमें से अमित्र घात वाला, ठीक है। इसका एक बड़ा अच्छा यही नाम है अमित्र घात, जो आप ध्यान रखोगे कि अमित्र घात किसको बोलते हैं, तो ये बिंदुसार को बोलते हैं हम लोग, है ना। और बेसिकली इसने क्या किया था, ये डेक्कन मतलब साउथ इंडिया की तरफ अपना जो है एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है इंडिया में, मैसूर तक, ठीक है, इसीलिए इसको अमित्र घात बोलते हैं, बिंदुसार, क्लियर है, यहां तक याद रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन आपसे कभी बहुत पहले एक बार पूछा था, ठीक है, तो एंटियोकस वन था सीरिया का, ठीक है, तो उससे बिंदुसार ना मांगता है कुछ, वो बिंदुसार बोलता है एंटियोकस को कि आप मुझे कुछ स्वीट वाइन, ठीक है, ड्राइड फिक्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंजीर बोलते हैं, है ना। तो अगर आप हिंदी मीडियम से है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या बोलते हैं, अंजीर बोलते हैं। तो ड्राइड फिक्स भेज दो, सूखे अंजीर भेज दो, ठीक है, और एक सोफिस्ट भेज दो। तो एंटियोकस वन जो है वो वाइन भेजता है, फिक्स भेजता है, बट पोलाइटली रिप्लाई करता है ग्रीक फिलोसोफर को कि सॉरी पोलाइटली रिप्लाई करता है बिंदुसार को कि ग्रीक फिलोसोफर जो है वो सेल के लिए नहीं है, हम उनको फिलोसोफर्स को नहीं भेज सकते आपके कोर्ट में, ठीक है। तो ये है, अब बिंदुसार जो है वो आजीविका को पैटर्नाइज करता है। अभी तक आपने एक बात देखी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब हमने बात की तो उसने
जैनिज्म को सपोर्ट किया था, वो जैनिज्म को फॉलो कर रहा था, ठीक है। उसका बेटा आता है बिंदुसार, और बिंदुसार फॉलो कर रहा है आजीविका को। आजीविका को अगर आपको नहीं पता आजीविका कौन है तो पिछली क्लास देखो, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आजीविका को मकाली गोसाला ने फॉर्म किया था, ठीक है, मकाली गोसाला ने फॉर्म किया था। ओके, पहले मकाली गोसाला बेसिकली साथ में ही थे, है ना, उसके बाद ये अलग हो जाते हैं, फिर ये आजीविका बनाते हैं, तो उसके बारे में बात की थी हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अशोक पे। अशोका द ग्रेट। देखो अशोक के बारे में जितना पढ़े उतना कम है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक रॉयल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक रूलर हुआ करते थे अशोक। उनके बारे में जितना इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है हम उतना देखेंगे। पहली बात ध्यान रखिएगा कि अशोका एक दृढ़ फॉलोअर थे किसके, बुद्धिज्म के। ये आपको बचपन से पता होगा, ठीक है, कि ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और इसके प्रचार के लिए बहुत काम ये करते हैं। ओके, इनके बारे में एक रूमर है, अब वो क्या है, सही है गलत है नहीं पता किसी को, बट फिर भी इतिहासकार मानते हैं कि 99 ब्रदर्स को उन्होंने मारा था, तब जाके उन्होंने सत्ता संभाली थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राधा गुप्त एक पर्सन था जो कि एक मिनिस्टर है बिंदुसार का, उसने उसको हेल्प किया था कि वो अशोका को कि वो गद्दी संभाले, राधा गुप्त ने हेल्प किया था। तो अभी कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि हु हेल्ड अशोक, तो राधा गुप्त नाम का पर्सन था जो कि बिंदुसार का मिनिस्टर हुआ करता था। क्लियर ये बात यहां तक? ओके। अशोका ने अपने आप को फॉर्मली क्राउन किया था 269 बीसी में, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी अशोक का टाइम पीरियड 273 से शुरू होता है, लेकिन 269 बीसी में उसने अपने आप को क्राउन किया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 269 बीसी में उसने अपने आप को क्राउन कर दिया था। ओके, और अशोका के टाइम पे ही मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचा और यहां के बाद डिक्लाइन इसका शुरू हो जाएगा। ओके, देखो आगे बात करते हैं, अशोका के बारे में बात करते हैं। अब ये एक जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है मैं बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि अशोका के कौन से नाम कहां मेंशन है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है विच नेम ऑफ अशोक इज मेंशन्ड इन विच एडिक्ट। अशोका का कौन सा नाम उसके कौन से एडिक्ट में मेंशन किया गया है, ये यहां पे साफ साफ दिया गया है आपको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अशोक जो है वो मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है। देवनाम प्रिय अशोक राजा गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है। राजा अशोक जो है वो नेटलुर में लिखा गया है। राजा अशोक देवनाम प्रिय उदयगोलम माइनर एडिक्ट में लिखा गया है। पियदसी राजा मगध भबरू में लिखा गया है। पियदसी राजा बराबर केव में, पियदसी कांधार में, अशोक मौर्य रुद्रदामन में, और अशोक वर्धन पुराण में। तो अशोक के अलग अलग नामों को अलग अलग रॉक एडिक्ट में पेश किया गया है। इसमें से मेन जो है वो मस्की वाला है जहां पे अशोक का नाम लिया गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं अशोका के कलिंग की लड़ाई पर। कलिंग का जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है, तो बता दूं कि कलिंग जो है दोस्त, कलिंग प्रेजेंट डे उड़ीसा को बोलता है, ठीक है। प्रेजेंट डे जो उड़ीसा है वही कलिंग है। तो अशोक ने कलिंग का वॉर 261 बीसी में लड़ा था। क्राउन कब किया था? 269 बीसी में क्राउन कर लिया था, और इसके करीबन देखोगे तो 8 साल के बाद कलिंग का युद्ध होता है, ठीक है। 9 साल के बाद कलिंग का युद्ध होगा उसके कोरोनेशन के बाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने अपने कोरोनेशन के कितने साल के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा। अब उसमें बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग 273 से काउंट करते हैं, तो गलत हो जाता है वो। एक्चुअली में कलिंग का जो युद्ध है वो 9 साल के बाद हुआ था, ठीक है, आफ्टर कोरोनेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ओके। और वहां पे अशोक ने बोला था कि हम बेहरी घोषा को रिप्लेस करेंगे धम्मा घोषा से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि अशोक ने किसको रिप्लेस किया था धम्म घोषा से, तो बेरी घोषा को धम्म घोष से रिप्लेस किया था। इस लड़ाई में बहुत खून खराबा भी हो गया था। ये सब चीजों को देखने के बाद अशोक ने बोला कि हम अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कहानी बातें हैं वो सब जरूरी नहीं है हमारे, ओके। आगे बढ़े। अशोक ने अपनी मिशनरीज को सेंड किया था कहां कहां पर? चोलास के किंगडम में भेजा गया था। चोला, पांड्या, ये सब आपको दिखेगा साउथ इंडिया में, ठीक है। अगर आप मैप बना दूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर चोला, चेरा, पांड्या सबको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो अशोक ने अपने मिशनरीज यहाँ पे भेजी थी ताकि वो बुद्धिज्म को फॉलो करे, ठीक है। और ग्रीक किंग्स के ग्रीक किंग से पास भेजी थी, जैसे एंटियोकस II था सीरिया का, फिलाडेल्फस में पोर्ट टोलेमी II था इजिप्ट का, ठीक है।
उसके बाद आप देखोगे तो एंटीगोनस था मैसेडोनिया का, मैगस था सिरेना का, अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो इन सब जो ग्रीक किंग्स थे इनके यहाँ भी भेजा गया था। नाम आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है कि 5 ग्रीक किंग के पास भेजा गया था और चोला और पांड्या के पास भेजा गया था। ठीक है, बाद में उन्होंने मिशनरी और भी मिशनरी भेजी, जो सेलोन जिसको हम प्रेजेंट डे श्रीलंका बोलते हैं वहां भेजी गई थी। ठीक है, और स्वर्ण भूमि बरना में भेजी गई थी, स्वर्ण भूमि में। ठीक है, ऑल्सो पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, स्वर्ण भूमि इज डिफरेंट एंड सेलोन इज डिफरेंट, दोनों सेम चीज नहीं है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं अशोक के धम्म पे। देखिए, अशोक का धम्म एक्चुअली में बहुत लोग ये सोचते हैं कि अशोक का धम्म एक रिलीजन था, ये कोई रिलीजन नहीं था। पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, अशोक का धम्म was not a religion, it wasn't a religion, ये रिलीजन नहीं था। ठीक है, रिलीजन नहीं था ये। अशोक का धम्म एक प्रैक्टिस थी जो आप कर सकते हैं। अशोक का धम्म कभी भी सेक्टारियन फेथ को उसको रिगार्ड नहीं कर सकते हैं, हम समझ रहे हैं बात को। अशोक का धम्म क्या, इट्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर। ठीक है, कि पीपल शुड ओबे देयर पेरेंट्स, पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, शो मर्सी टू स्टेट। मतलब लोग जो है वो अच्छे से जीवन जिए, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, इसीलिए अशोक ने धम्म को बनाया था। धम्म एक फिलोसफी है, इट इज अ फिलोसफी, इट इज अ मियर फिलोसफी। ठीक है, क्या है, फिलोसफी है ये कोई रिलीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। धम्मा इज अ मियर फिलोसफी। ओके, ही हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव वेल दे वुड अटेन स्वर्ग। अगर लोग अच्छे से बिहेव करेंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा। ओके, इसने कभी ये नहीं बोला कि उनको निर्वाण मिल जाएगा। ओके, विच वॉज द गोल ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। बुद्ध क्या बोलते हैं, निर्वाण प्राप्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन अशोक कभी नहीं बोला कि आपको इससे निर्वाण मिलेगा। अशोक बस बोलता है कि उनको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं तो लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, जिसको मार दिया गया था 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने। अब आप सोचोगे सर पुष्यमित्र शुंग ने क्यों मार दिया? पुष्यमित्र शुंग के मारने के बहुत सारे रीजन थे। पहला था बुद्धिज्म का डोमिनेंस। ठीक है, बुद्धिज्म बहुत राइज कर रहा था, इनको ये पसंद नहीं आया क्योंकि ब्राह्मण थे। ठीक है, और ब्राह्मणिज्म डाउन होगा, आपका रिलीजन डाउन हो रहा है तो आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा एम्बिशन बोल सकते हैं, एम्बिशन भी था कि राजा बनना है, किंग बनना है। ठीक है, वही तो है, सत्ता का खेल है दोस्त, है ना। कमांडर इन चीफ हुआ करते थे ये उसके, है ना, और इन्होंने ही मार दिया बृहद्रथ को। क्लियर है? तो बृहद्रथ वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। और फिर उसके बाद क्या होता है, 185 बीसी में पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी की स्थापना कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ दोस्त, अभी हमने बात की है कहानी की, अब हम बात करेंगे मेजर चीज की कि आखिरकार उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, एक बार डेक्लाइन देख लेते हैं। डेक्लाइन में रोमिला थापड़ बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यस का। मतलब सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी जो मेजोरिटी पावर थी वो मौर्य में जो एम्पायर है उसके कंट्रोल में थी। ठीक है, और बाकी सब लोग उसके अंदर में थे, तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, इसलिए उनका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, एच.सी. राया चौधरी का कहना है कि पेसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी, है ना। जो पेसिफिस्ट पॉलिसी थी अशोक की, मतलब सब कुछ त्याग देना, लड़ाई झगड़ा छोड़ देना। ठीक है, आर्मी भी बहुत ज्यादा आलसी हो गई। इससे क्या होगा, अशोक की पॉलिसी से क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अशोक की पॉलिसी से क्या होगा। एक तो आर्मी वीक हो गई, आर्मी पूरी वीक हो गई, आर्मी लेजी हो जाएगी। ठीक है, वीक और लेजी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा है। ठीक है, झगड़ा कुछ किसी से करना नहीं है। ठीक है, और लोगों ने भी इसको बहुत वीक समझ लिया, तो ये सब बातें होंगी। ठीक है, ब्राह्मणिकल रिएक्शन एक बहुत बड़ा होगा। ठीक है, रीजन बनेगा, ब्राह्मण जो है अपने आप में, ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बनेगा इनका डिक्लाइन का। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं तो मौर्य एम्पायर का पार्टीशन हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम बनेगी। मौर्यन रूलर्स तो वीक हो ही गए थे, अशोक के बाद जो जितने भी रूलर आते हैं वो लोग कमजोर थे, तो वो हैंडल कर नहीं पाए। ठीक है, और मॉडर्न इकोनॉमी पे प्रेशर आ जाएगा, ये भी एक रीजन बन जाएगा। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को नेग्लेक्ट करना, ठीक है, जो कि चाणक्य ने बोला था कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने भी किया, तो वो भी एक प्रॉब्लम बनेगा। इसी के बाद देखो कि बहुत सारे इंडो ग्रीक वगैरह सब कोई क्या करेंगे, इंडिया से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर यानी कि इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, यहां से एंटर करेंगे सब कोई। ठीक है, तो इस पे ध्यान इन्होंने दिया नहीं ज्यादा। अगर इसको ये स्ट्रांग रखते तो कोई भी एंटर नहीं कर पाता, तो इनका शायद ये नहीं गिरते पीछे, डिक्लाइन नहीं होता, बट ठीक है, डिक्लाइन तो हो गया। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार मौर्यस का कैसा था। ठीक है, देखो एक बात समझो कि मगध में हमने इतना डिस्कशन नहीं किया, बट मौर्यस में क्यों कर रहे हैं। मौर्यस में करने का रीजन है क्योंकि ये एम्पायर है,
है ना, मगध किंगडम था, ये एम्पायर है, एम्पायर बड़ा होता है। अब उसमें हमें पहली बार हमें दिखेगा कि डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मौर्य गवर्नमेंट का एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी था, ठीक है, जिसमें जो न्यूक्लियस था वो किंग था। मतलब अगर हम बात करते हैं तो सारा कुछ जो है वो किंग के ही अंदर में होता था, जिसमें मेन जो था वो कौन था, किंग था, ठीक है। कौटिल्य चाणक्य के अनुसार मैंने बताया आपको 7 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं? किंग होता है, उसका दोस्त, उसका मिनिस्टर, उसकी सिटी, उसका फोर्ट, उसका ट्रेजरी, उसका दुश्मन, ठीक है, दुश्मन नहीं सॉरी, उसका ट्रेजरी और दंड, ठीक है। ये क्या, ये किंग के 7 एलिमेंट्स है। ओके, राजा, मिनिस्टर, जनपद, टेरिटरी, दुर्ग, कोशा और सेना और सॉरी आर्मी भी है, आर्मी और मित्र, ठीक है, ये उसके 7 एलिमेंट्स है ना। उसके बाद अब देखोगे तो द किंग वॉज रिगार्डेड एज द सोल अमंग द 7 एलिमेंट्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो मंत्री परिषद की, अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद में द किंग वॉज असिस्टेड बाय मंत्री परिषद, जिसमें आप देखोगे युवराज है, जिसको बोलते हैं क्राउन प्रिंस, जो कि बेसिकली किंग का बेटा होता है। पुरोहित होते थे, चीफ प्रीस्ट, और सेनापति, कमांडर इन चीफ, जो कि आप देखोगे लास्ट में वही मार देगा बृहदत्त को, और फ्यू मिनिस्टर्स, ये उसके मंत्री परिषद में होते थे। मतलब बहुत ज्यादा हेविली डिफाइंड मंत्री परिषद हमें देखने को नहीं मिलता है ना। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो समझिए। देखिए, यहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सनाधिता कौन होता था मौर्य पीरियड में, सनाधिता किसको बोलते हैं। क्वेश्चन यहां से आता है कि किस टर्म, ये जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म किस पर्टिकुलर आदमी को डिनोट करता है। जैसे सनाधिता कौन है, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, सनी धता बोलते हैं उसको। समाहर्ता, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इतना पूछ दिया कि आदमी परेशान है। समाहर्ता, समाहर्ता, सन्निधत्ता, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। व्यवहारिका, धर्मस्था, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मस्थीय न्यायालय, सिविल कोर्ट का चीफ जस्टिस, नहीं पूछा है। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा पूछा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ कंटक शोधन न्यायालय, मतलब क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो ये प्रदेशता पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सन्निधत्ता जो है वो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है, समाहर्ता कलेक्टर है जनरल रेवेन्यू का, डीसी मान लो आप। प्रदेशता जो है वो चीफ जस्टिस है किसका, क्रिमिनल कोर्ट का। और व्यवहारिका सिविल कोर्ट का, ठीक है, व्यवहार सिविल कोर्ट। धम्मा महामत्ता आपको पता है, न्यू पोस्ट जो अशोक बनाता है। अगर आपसे पूछेगा कि धम्मा महामत्ता चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मौर्य तो पहले से ही जैनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो वो क्यों बनाएगा धम्मा महामत्ता। धम्मा तो पॉलिसी अशोक की है ना, ऐसे भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। राष्ट्रपाल कुमार है, तो ये वाइसरॉय होते थे। प्रदेशिका एक पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दे वर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आज प्रेजेंट डे डीसी वगैरह होते हैं, प्रदेशिका होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रजुका पूछा गया सवाल है। दे वर लेटर डे पटवारी होता था, मतलब लैंड वगैरह को असेस करने का काम होता था। राजुका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। युक्ता है, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। स्थानिका, ये इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ प्रदेशिका, ठीक है। स्थानिका कौन होता है। उसके बाद आप देखोगे तो गोपा है, गोपा रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। गोपा कौन है, अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल गोपा होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें नगर का तो आप समझ लोगे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। सीताध्यक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीताध्यक्षा, ठीक है, सुपरवाइज एग्रीकल्चर। सीता मतलब क्या होता है, सीता मीन्स लैंड, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीता मीन्स लैंड, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो बाकी यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, है ना। शुल्काध्यक्ष आपको पता है टोल हो जाएगा, वो तो आप कर लोगे, है ना, उतना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो नॉर्दर्न प्रोविंस जिसको हम बोलते हैं उत्तर पथ, ठीक है, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला क्या थी, नॉर्दर्न प्रोविंस यानी उत्तर पथ की कैपिटल थी। अवंती, अवंती राष्ट्र यानी वेस्टर्न प्रोविंस कहाँ था, उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तक्षशिला कहाँ है, वो सिंध पाकिस्तान का रीजन पड़ता है, ठीक है, तक्षशिला उधर पड़ता है। प्राची, ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस, पाटलिपुत्र, प्राची, मतलब ये क्या बेसिकली बाउंड्री बता रहा है आपको, ठीक है। तो ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये है तक्षशिला, ठीक है। और नीचे में अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न प्रोविंस की बात करते हैं तो वो क्या है, उज्जैन है। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, उज्जैन है, ओके। और ईस्टर्न प्रोविंस की बात करेंगे तो देखोगे पाटलिपुत्र है, यहाँ पे पाटलिपुत्र, पटना, ओके। कलिंग जो है वो ईस्टर्न प्रोविंस है, यहाँ पे कलिंग है, ये भी ईस्टर्न प्रोविंस में आएगा, कलिंगा, ओके। और साउदर्न प्रोविंस में सुवर्णगिरी, दक्षिण पथ,
साउदर्न प्रोविंस में सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी। तो ये बेसिकली क्या है, ये बाउंड्रीज की बात कर रहा है कि ये बाउंड्री हुआ करती थी, ठीक है, ये बाउंड्री थी किसकी, पूरा मौर्यन एम्पायर की, उसके बारे में बात कर रहा है ना। जूनागढ़ रॉकेटेड रुद्रदामन का है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सौराष्ट्र जो था उसको पुष्यगुप्त रूल करता था, जो कि एक वैश्य था, ओके, एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बाय द यवन किंग तुषापा एट द टाइम ऑफ अशोक। तो नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस पढ़ने के लिए दे दिया तो पढ़ लीजिए। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसके हेड पे, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि चकरा जो है, चकरा बोलते हैं प्रोविंस को, यहां देखिएगा इस मैप में भी, ठीक है, चकरा बोलते हैं प्रोविंस को। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं। चकरा बोलते हैं प्रोविंस को, चकरा, ठीक है, चकरा, चकरा बोलते हैं प्रोविंस को यानी स्टेट को। तो चकरा जो है उसका हेड होता था राष्ट्रपाल या कुमार, चकरा का हेड राष्ट्रपाल या कुमार। अहर या विषया किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम पढ़ते हैं ना तो उसको थोड़ा सा मैपिंग बेस पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा आपको। तो अगर मान लीजिए मैं ये एक बॉक्स बना दूं ऐसा, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूं, ये हो गया आपका कंप्लीट बॉक्स, और बॉक्स को मैं बोलता हूं कि ये क्या है, दिस इज योर एम्पायर, दिस इज योर एम्पायर। अब एम्पायर को, जाहिर सी बात है, एम्पायर को मैं अलग अलग चक्रा में तोड़ूंगा। ये क्या, मान लीजिए ये चक्रा है सी, ठीक है, ये सब चक्रा है, चक्रा मतलब प्रोविंस। अब प्रोविंस को ही क्या करेंगे हम, प्रोविंस को मंडल्स में ब्रेक करेंगे, प्रोविंस को मंडल्स में ब्रेक करेंगे। तो ये मंडल ब्रेक हो जाएगा, मान लीजिए ये एक मंडल हो गया, ठीक है, ये एक मंडल हो गया, ये रेड वाले सारे मंडल्स हैं, ठीक है, ये मंडल्स हैं। हर चक्रा को हम क्या करेंगे, मंडल्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। और मंडल को हम ब्रेक करेंगे किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में, मंडल को ब्रेक करेंगे डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा, तो इस तरह से क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है प्रादेशिका यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, और राज्युका यानी लैंड रेवेन्यू का, ठीक है। संग्रहना जो है वो ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस है, उसके नीचे आप देखोगे सबसे नीचे यहां पर, तो यहां पर संग्रहना आ रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम करता हूं, तो दिखेगा आपको, है ना। हाँ देखो, तो ये देखोगे संग्रहना जो है वो क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस है, ठीक है। क्या ये 10 विलेज का ग्रुप होता है संग्रहना, और सबसे नीचे ग्राम आता है, सबसे नीचे ग्राम आता है, ठीक है। तो इसमें मैंने और एक्स्ट्रा भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है इसीलिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। देखोगे तो देखो, थोड़ा छोटा कर ले, और हाँ, देखो, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पायर है, चक्रा है, मंडल है, वैश्य है, स्थानीय है, द्रोणामुखा है, खरवातिक है, संग्राना है, ग्राम है। तो इसमें संग्राना ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस जिसको हेड करता है गोपा, ओके, और ग्राम को ग्रामिका, ठीक है। तो ये चार आपको ध्यान रखने हैं। चक्रा को राष्ट्रपाल, आहर या विषया बोलते हैं प्रादेशिका, उसको हेड करता है, संग्राना गोपा हेड करता है, और ग्राम को ग्रामिका हेड करता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि नगर कैसा था। देखिए नगर के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे देखोगे कि इंफॉर्मेशन में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा वो समझाता हूँ। कौटिल्य जो है वो डिवोट करता है, एक पूरा चैप्टर ये डिवोट करते हैं कि आखिरकार नगर के रूल कैसे थे, ठीक है, उस चीज पे। तो अब देखो क्योंकि सिटी सुपरिटेंडेंट के नाम पे ये पूरा डिवोट करते हैं, नगरक के नाम पे, ठीक है। His chief duty was maintenance of law and order। नगरक, नगरक कौन है, नगरक कौन है, ये सिटी का एसपी है, तरह से मान सकते हैं आप, सिटी का कौन है, एसपी है नगरक, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन देता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये बोलते हैं कि सिटी कैसी थी, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेगास्थनीज की, जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मेगास्थनीज बोलते हैं कि 6 तो होती थी भैया कमिटी, ठीक है। मेगास्थनीज क्या बोलते हैं कि 6 तो होती थी कमिटी, इस तरह से पूरे शहर के लिए, ठीक है, 6 कमेटी, 6 कमेटी, और हर एक कमेटी में क्या थे, 5 मेंबर ईच थे, सब में 5-5 मेंबर थे, सब में 5-5 मेंबर थे। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, पूरे 5 से 5 5 इसमें हो गए, ठीक है, 5 1 2 3 4 5 6 30 तो यही हो गए, है ना। तो टोटल 30 मेंबर हो गए, क्लियर है। तो उसके बाद देखोगे, और इनके फंक्शंस क्या थे। पहला का फंक्शन था इंडस्ट्रियल आर्ट्स, ठीक है, पहला का फंक्शन था इंडस्ट्री संभालना, कमिटी का 6 कमिटी है, फर्स्ट कमिटी इंडस्ट्री संभाल रही है। दूसरी कमिटी जो है वो एंटरटेनमेंट देखती है, एंटरटेनमेंट देखती है, ठीक है।
एक बात और, इसकी फ्री पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। कहां पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, थर्ड की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन, थर्ड कमिटी। फोर्थ कमिटी ट्रेड एंड कॉमर्स, फोर्थ कमिटी ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। फिफ्थ कमिटी पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ओके, मैन्युफैक्चर्ड गुड की सेल, ओके। और सिक्स जो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से 6 कम्युनिटी थी, हर कम्युनिटी में 5 मेंबर हुआ करते थे और इनका काम अलग अलग था। और ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? मेगास्थनीज देता है अपनी किताब इंडिका में। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्मी की। आर्मी में बात करते हैं तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर आर्मी का क्या था कि बहुत ह्यूज आर्मी हुआ करती थी और इनकी अपनी नेवी भी होती थी दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी अपनी नेवी भी होती थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मौर्यन एम्पायर में नेवी होती थी तो आप बोलोगे यस होती थी, क्योंकि हमें इनके इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब मेगास्थनीज बोलता है कि आर्मी को एक बोर्ड होती थी 30 ऑफिसर की, जिसको 6 कमिटी में डिवाइड किया गया था, अगेन 5 ईच, ठीक है। उसमें से फर्स्ट कमिटी जो थी वो इन्फैंट्री, सेकंड कैवलरी, थर्ड कमिटी एलिफेंट, फोर्थ चैरियट, पांचवी नेवी और छठी ट्रांसपोर्ट, इनको देखती थी। एलिफेंट मतलब मैंने आपको बताया एलिफेंट होता ही था, ठीक है। तो अगेन आर्मी में भी क्या थी? आर्मी में भी सेम 6 कमिटी हुआ करती थी, हर कमिटी में 5 मेंबर थे, 5 ऑफिसर्स थे, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में 2 तरह के डिटेक्टिव्स होते थे, जिसको हम बोलते हैं गुधा पुरुषस, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो एक आएगा संस्थान, ये पूछा गया क्वेश्चन है। संस्थान मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब क्या है? एक ऐसा मतलब स्पाई, एक ऐसा स्पाई जो कि एक जगह पे रह के अपना काम करता है, उसको बोलते हैं संस्थान, यानी कि स्टेशनरी स्पाई, ये एक ही जगह पे बेचा रहता है। संचारी का मतलब ऐसा है, संचारी का मतलब ऐसा स्पाई जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, एक विलेज से दूसरे विलेज में मूव करते रहता है, ठीक है, संचारी स्थाई। तो 2 तरह के स्पाई होते थे, संस्थान और संचारी। संस्थान मतलब एक जगह पे रहने वाला, एक प्लेस पे स्टेशनरी, और संचारी मतलब घूम घूम के काम करने वाला स्पाई, ठीक है, स्पाई। तो ये क्या थे? स्पाई। तो अगर कोई पूछेगा आपसे स्पाई सिस्टम था मौर्य में, तो आप बोलोगे क्या? यस था, ठीक है, नेवी भी थी। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रहता है हिस्ट्री में, वो रहता है टैक्सेशन। तो ध्यान रखिएगा कि टैक्स कलेक्शन होता था, लेकिन वो वैरी करता था 1/4 से 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/4 से 1/6 तक में जो है आपको टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है। स्टेट जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता था, जिसको सेतु बंद बोलते हैं, और वाटर टैक्स भी होता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वहां पे वाटर टैक्स था, तो आप बोलोगे यस, पानी का भी टैक्स उस टाइम पे लगता था, ठीक है। टोल्स भी लगते थे। अगर टोल्स लगते ही नहीं, तो टोल्स के लिए स्पेशल ऑफिसर क्यों रहता? शुल्काध्यक्ष, टोल्स का ऑफिसर, ठीक है। तो टोल लगते थे, इसीलिए टोल का ऑफिसर भी था। क्लियर है? आपको इतना ध्यान रहेगा। स्टेट के पास मोनोपोली थी माइनिंग में, फॉरेस्ट में, सॉल्ट में, सेल ऑफ लिकर में, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स में, ठीक है। सोगाड़ा एक नाम की जगह है, सोगाड़ा, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। यहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है, मतलब एक ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली है जो कॉपर प्लेट पे लिखी हुई है, ठीक है। और महास्थाना, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में पड़ता है, महास्थाना। लोकेशन वाइज ध्यान रखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी पूछ देता है कि महास्थाना कहाँ पे है, ठीक है। तो आप देखोगे तो सोगाड़ा यहाँ यूपी में पड़ता है, महास्थाना यहाँ पे बांग्लादेश में पड़ता है। तो महास्थाना क्या है? यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है जो डील करता है रिलीफ मेजर टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग फेमिन, मतलब अगर सूखा पड़ गया, फेमिन आ गया, तो उस टाइम पे कौन से रिलीफ मेजर जो है लेने चाहिए, वो महास्थाना इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की। इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हुआ करते थे, जिसमें आप देखोगे तो भरूकच या फिर भरोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। और सुपारा जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। और ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल में ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, ओके। तो 3 पोर्ट आप ध्यान रखोगे, एक है कौन सा? एक है भरोच, ठीक है। इसको बहुत जगह पे आपको ऐसे भरोच भी मिलेगा, तो ये भी सही है, भरोच भी सही है। सुपारा जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है। और आपका ताम्रलिप्ति बंगाल में, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है।
तीन यहाँ पे पोर्ट मिलते हैं, भरूच, सुपारा और तामालीपति, ठीक है। और इसी टाइम पे मॉडर्न पीरियड में ही पहली बार कॉइन्स का इस्तेमाल होगा, जो कि पंच मार्क कॉइन्स आएंगे, जो कि मोस्टली सिल्वर के होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आप देखोगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होगा, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। ओके, पहली बार यहाँ पे कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होगा, जो कि पंच मार्क कॉइन होते थे, ठीक है। पंच मार्क बेसिकली सिक्कों में ऐसे दबा के मार्क करते थे और फिर उसको वो सिक्के चलते थे मार्केट में, ठीक है। सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा रिजिड वर्ना सिस्टम नहीं मिलता है। ऑल्दो आप देखोगे कि ये वैदिक सोसाइटी के बाद ही मतलब आ रहा है, ठीक है, मौर्य पीरियड, लेकिन इसमें आपको बहुत रिजिड वर्ना सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के अनुसार अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बताते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा चीजें दिक्कत वाले नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक तो किंग ही जो है वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन जैन बने फिरे हैं, ठीक है। इनका बेटा बिंदुसार जो है वो आजीविका को फॉलो कर रहा है। इनका बेटा अशोक, ठीक है, अशोक बुद्ध को फॉलो कर रहा है। सब अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं है वर्ना सिस्टम, ओके। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो शूद्रास को देखता है, ठीक है, एज एन आर्यन कम्युनिटी विच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मलेच और नॉन आर्यन कम्युनिटी। ओके, मतलब क्या है, अर्थशास्त्र ये बोलता है कि एक्चुअली में शूद्रास आर्यन ही है, शूद्रास आर्यन से अलग नहीं है, लोगों ने इसको अलग बना दिया है। लोग इसको मलेच या नॉन आर्यन कम्युनिटी में डाल रहे हैं, बट एक्चुअली में ये आर्यन ही है ना। रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन वैश्यास, जो मोस्ट ऑफ whom we are now considering on trade through though others continue cultivation, and the shudras, quite a few of whom we are now agriculturalists and others being artisans, ठीक है। तो बेसिकली इसके बीच में जो अगर हम बात करते हैं तो चार वर्ण हुआ करते थे। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, ठीक है, एक है एक है वैश्य वैश्य और एक है शूद्र, ठीक है। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग थी वो कम हो रही थी। वैश्य और बिजनेस कर रहे थे, शूद्र एग्रीकल्चरलिस्ट बनते जा रहे थे, ठीक है। इनके बीच में गैपिंग कम हो रही थी। और मेगास्थनीज जो है वो इंडियन सोसाइटी को 7 क्लास में डिवाइड करता है, जो कि जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से हमारा मेगास्थनीज वाला टर्म है, जिसमें ये बोलता है कि इंडियन सोसाइटी में फिलोसोफर्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे, अर्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, मजिस्ट्रेट्स थे, काउंसिलर्स थे। इन्हीं 7 कैटेगरी की बात करता है कि पूरी सोसाइटी में 7 ही क्लास थे, फिलोसोफर्स, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिसन, मजिस्ट्रेट एंड काउंसिलर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो क्लासेस है ये इकोनॉमिकल है, क्लासेस है, ओके। सोशल कम है, इकोनॉमिकल ज्यादा है, जो काम कर रहे हैं उसके 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 ऊपर बेस्ड बेसिकली क्लासेस है, ठीक है, ये बात। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि क्या वहां पे स्लेवरी थी। मेगास्थनीज बोलते हैं कि स्लेवरी नहीं थी। मेगास्थनीज क्या बोलते हैं कि स्लेवरी नहीं थी, बट चाणक्य बोलते हैं स्लेवरी थी, ठीक है। चाणक्य क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, और मेगास्थनीज बोलते हैं स्लेवरी नहीं थी। खैर जो भी था, उस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट हम ये मानते हैं कि स्लेवरी थी वहां पे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो वुमेन के बारे में। अगर हम बात करें कि आखिरकार वुमेन की कंडीशन कैसी थी, तो वुमेन की पोजीशन यहाँ पे बहुत हाई मिलेगी आपको मॉडर्न पीरियड में, ओके। फ्रीडम मिलता है वुमेन को मॉडर्न सोसाइटी में। कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य बोलते हैं वुमेन को परमिट दिया गया था कि वो डाइवोर्स ले सकती है और रीमैरी भी कर सकती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है एज पर्सनल बॉडीगार्ड्स। इवन आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनके बॉडीगार्ड फीमेल होते थे, इनके फीमेल बॉडीगार्ड्स होते थे, ठीक है, इनकी बॉडीगार्ड फीमेल होती थी। तो फीमेल बॉडीगार्ड आप समझ रहे हो वुमेन का कितना मतलब सोसाइटी में जो है एक पोजीशन अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न आर्टिसन जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ह्यूइंग की आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स फ्रॉम मॉन्क्स टू लिव इन। तो बेसिकली जो मॉन्क होते थे उनके रहने के लिए केव बनाए जा रहे थे। तो केव के बारे में बात करें तो अर्लीस्ट एग्जांपल आपको बराबर केव का मिलेगा, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में पड़ता है, बराबर की गुफाएं, ठीक है, बराबर केव, सुदामा, वर्ल्ड हट, चौपाड़ा ऑफ करना, ऋषि लोमेस, ये सारे के सारे जो केव्स है वो कहाँ पे, गया में है, अशोकन में, ठीक है।
द अदर एग्जांपल्स आपको मिलेंगे नागार्जुना केव्स, ये भी गया में दशरथ केव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह के आपको केव्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्तूप की। स्तूप क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी, है ना। मोस्ट फेमस जो है वो सांची का स्तूप है, जो कि कहां पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे दो स्टेटमेंट है जिसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, तो ये भी मैंने ऐड कर लिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, एट ऑल टाइम वेदर आई एम ईटिंग और आई एम इन द वुमेन्स अपार्टमेंट और इन माई इनर अपार्टमेंट और एट द कैटल शेड और इन माई कैरेज और इन माई गार्डन, वेर एवर आई मे बी, माई महामत्तर शुड कीप मी इन टच विद द पब्लिक बिजनेस। मतलब पब्लिक में क्या हो रहा है, जनता में क्या हो रहा है, मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी रहूं, पब्लिक में क्या हो रहा है, जनता में क्या हो रहा है, महामत्ता का काम है कि मुझे अपडेट देते रहना। रॉक एडिट 6 में बोला गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, सारे के सारे लोग मेरे बच्चे हैं। जो किंग, मतलब ऐसा बोलते हैं कि किंग, जितना भी प्रजा है, जो प्रजा है वो किंग का एक बच्चा है, ठीक है। किंग का एक बच्चा है, चिल्ड्रन है। प्रजा जो है वो क्या है, किंग का चिल्ड्रन है। ये कलिंगा रॉक एडिट 1 धौली जो है उसमें लिखा गया है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीपल के नाम है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करते हैं, चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते हैं, चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस बोलते हैं, बिंदुसार को अमित्रघात बोलते हैं, और अशोक को पियादसी। ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो एक सुदर्शन लेख पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार सुदर्शन लेख को कौन बनाता है, तो चंद्रगुप्त के पीरियड में इनका गवर्नर था पुष्यगुप्त, है ना, जो मैंने आपको बताया था सौराष्ट्र में रूल करता था, याद है आपको, पढ़ाया था मैंने, सौराष्ट्र में रूल कर रहा था। ये पुष्यगुप्त जो है वो बनाता है सुदर्शन लेख को पहली बार, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि अशोक के पीरियड में सेकंड जो आएगा, अशोक के पीरियड में बनता है, ये फर्स्ट है, सेकंड टाइम अशोक के पीरियड में होगा। इनका गवर्नर था कनाल बिल्ड बाय तुषाश्व जो है इनका गवर्नर था, जिन्होंने कनाल बिल्ड किया था सुदर्शन लेख, ठीक है, अशोक पीरियड में। फिर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड जो है वो रुद्रदामन के पीरियड में होता है। इनका गवर्नर था सुविशक, ठीक है, सुविशक। ये इसका रेनोवेशन कराता है सुदर्शन लेख का। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेगा ये वाला या पूछेगा ये वाला, ठीक है। या तो चंद्रगुप्त पीरियड के बारे में बात करेगा, या फिर रुद्रदामन के पीरियड के बारे में बात करेगा। इन्हीं दोनों के पीरियड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये भी पूछ सकता है, तो और ये भी, ठीक है। इसलिए मैं चारों बताऊंगा। तो चारों, चौथा क्या है, स्कंदगुप्त के पीरियड में, ओके, इनका गवर्नर था प्राणदत्त, ओके, ये रेनोवेशन कराता है। प्राणदत्त का बेटा था चक्रपलित। चक्रपलित क्या करता है, सुदर्शन लेख का रेनोवेशन कराता है। ये कहाँ है, गुजरात में, सुदर्शन लेख ऑफ सौराष्ट्र प्रोविंस, गुजरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट मॉडर्न पीरियड की क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वेट कीजिए 2 मिनट। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्लासेस कितनी समझ में आ रही है और कहाँ हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं इसका मैं कोई चार्ज कर रहा हूँ। तो हर सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसे लगी। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे सारी पीडीएफ मटेरियल सब फ्री में वहां पे मिलता है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, चेक कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।